हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन हम अपनी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। और हम आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे हम लोगों से बुक रिव्यू करने के लिए कि आप लोग कुछ बुक रिव्यू करिए। तो हम लोगों ने इस बारे में सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मैं भी थोड़ा हेजिटेशन में था आप लोगों से बात करने को लेकर के, और क्या करूँ, किस चीज़ कौन सी बुक आपके सामने लेकर के आऊँ, और क्या आप पे डिस्कस करना ठीक रहेगा। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा और फाइनली मैंने सोचा कि अगर मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ तो उन चीज़ों को शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। आखिर ऐसी तो एक कम्युनिटी आगे जाती है, और अगर इस चैनल को आगे लेकर के जाना है तो आप लोगों से बात करनी ज़रूरी है, और आप लोगों के साथ में कम्युनिटी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी बुक सीरीज़। यहाँ पर लगातार आपको अपडेट्स मिलेंगी अब से। हम लगातार यहाँ पे बुक रिव्यूज़ कर रहे होंगे, और भी चीज़ें जो प्लान है उसका मैं वीडियो के बाद में डिस्कस करूँगा। तो जो आज से हम किताब की बात करने वाले हैं, आप लोग एपी को फॉलो करते हैं, तो वो एपी के बहुत फेवरेट पर्सन है, वो मेरे भी बहुत फेवरेट पर्सन है। तो बिना कुछ इधर-उधर की बातें किए हुए मैं पहले उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो किताब का नाम है व्हाई एम एन एथीस्ट, और ये हम सबके चहेते भगत सिंह जी के ऊपर है। ये एक्चुअल में जो किताब है वो भगत सिंह के लेटर्स का एक कलेक्शन है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो भगत सिंह ने खुद लिखी थी या फिर किसी ने भगत सिंह के जीवन के ऊपर लिखी है, बल्कि जो लेटर्स जो भगत सिंह ने अपने दोस्तों को या अपने परिवार को लिखे थे जेल से या फिर किसी और जगह से, उन सब का एक कलेक्शन बनाया गया है इस किताब में। इस किताब में आपको कुछ पैम्फलेट्स भी मिलेंगे जो भगत सिंह ने अपने टाइम पर, बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पर असेंबली में छोड़े थे। तो ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि भगत सिंह हम सबके दिलों के बहुत करीब रहे हैं। और आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ भगत सिंह एज अ कैरेक्टर, कि भगत सिंह वाक़ई में कौन थे? हम जब भी भगत सिंह का नाम ध्यान में लेकर के आते हैं तो हमारे मन में आता है एक स्वतंत्रता सेनानी, एक बहुत कम उम्र का बच्चा जो कि मात्र 23 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन हम में से कई लोग उनकी कहानी नहीं जानते। हम में से कई लोग ये नहीं जानते कि भगत सिंह ने अपने जीवन में और क्या-क्या चीज़ें हासिल करी थी। और भगत सिंह ने जब फांसी हुई भगत सिंह को, तो वो जब उस फांसी तक पहुँचे तो उससे पीछे का उनका पूरा स्ट्रगल आखिर वाक़ई में था क्या? वो किस तरीके से सोचते थे? क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग मेरी उम्र के होंगे, 22 साल के, 23 साल के, 20 साल के, 21 साल के, कुछ मेरे से उम्र में बड़े भी होंगे। तो उस 23 साल के बच्चे ने अपनी उम्र से कितनी आगे की ज़िंदगी उस समय तक जी ली थी, कि उस बच्चे को मौत का कोई डर ही नहीं था। और जब आप कमाल की बात ये देखिएगा कि जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, तब भगत सिंह अपनी फांसी से पहले किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और भगत सिंह उस किताब का एक पेपर फ़ोल्ड करते हैं और फ़ोल्ड करके किताब साइड में रख देते हैं जब उन्हें फांसी के लिए बुलाया जाता है। तो उनसे फांसी देने वाला पूछता है कि आप किताब का पन्ना क्यों फ़ोल्ड कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि देखा जाएगा, किताब का पन्ना फ़ोल्ड करके रख दिया है कि अगर कुछ होता है तो वापस किताब यहीं से शुरू करेंगे। ऐसे थे हमारे भगत सिंह। और भगत सिंह ही नहीं, उनके सारे दोस्त बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सब लोग, राजगुरु, सब ऐसे ही थे। भगत सिंह के बारे में एक जो धारणा हम लोगों ने बना ली है, या फिर और किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम जो धारणा बना लेते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि वो लोग ज़्यादा शायद पढ़े लिखे नहीं होते होंगे। वो लोग शायद आप समझते हैं ना कि मतलब उन्होंने जाकर के असेंबली में बम फोड़ दिया, तो शायद उन्हें इंसानी जान का इतना वैल्यू नहीं थी उनको। हम लोग कई बार ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे पता चला कि भगत सिंह कितने ज़्यादा शिक्षित थे। और भगत सिंह ने जब असेंबली में जाकर के बॉम्ब फोड़े, तो उन्होंने उससे पहले उसके बारे में कितनी चर्चा करी थी अपने सभी दोस्तों से, और खुद भी उन्होंने इस चीज़ पर कितना मंथन करा था। और उनका हर एक काम कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक था, जो कि एक 23 साल के बच्चे के लिए करना असंभव सा है। मगर भगत सिंह ने उस छोटी सी उम्र में अपने आप को इतना मैच्योर बना लिया था कि वो सब कुछ आसानी से कर गए। हम जानेंगे कि भगत सिंह को क्या-क्या कठिनाइयाँ आई इस बीच, और भगत सिंह ने बाकी के अपने सारे काम किस तरीके से करे। तो फिर आइए, चलिए चलते हैं अपनी किताब की तरफ, और पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर ही जो है वो किताब का शीर्षक है, व्हाई एम एन एथीस्ट। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि भगत सिंह अपने दोस्तों के द्वारा लगाए गए इल्ज़ामों का कुछ जवाब देते हैं। वो कैसे इल्ज़ाम है? वो इल्ज़ाम ये है कि भगत सिंह नास्तिक हैं,
और वो ये उनके दोस्त उनसे ये भी कहते हैं कि वो कई बार अपनी जो विचार हैं वो औरों पर थोप देते हैं, और वो बिल्कुल जब बात करते हैं तो एक ऑटोक्रेट की तरह बात करते हैं। वैसे ही इल्ज़ाम उन पे उनके कई सारे दोस्तों ने लगाए थे, जिनमें से वो नाम लेते हैं कईयों के, जैसे कि बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह इस अपने पहले चैप्टर में उस उन चीज़ों का जवाब देते हैं, और वो बताते हैं कि वास्तविकता में वो एक नास्तिक क्यों है, और उससे भी ज़्यादा वो इस बात का जवाब देते हैं कि आखिर एक नास्तिक होता क्या है। वो ज़िक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ़ ये धारणा किसी एक मान्यता को लेकर के नहीं गढ़ ली है, या फिर वो किसी चीज़ से तनाव में आकर के उन्होंने ये बात नहीं मान ली थी, बल्कि इसके पीछे उन्होंने कितना विचार किया। उन्होंने कितने लोगों को पढ़ा, कितने लोगों को समझा। वो ज़िक्र करते हैं लेनिन का, वो ज़िक्र करते हैं कार्ल मार्क्स का, जिन्हें कि हम कम्युनलिज़्म के फ़ादर भी कहते हैं, और कई सारे लोगों का जिनकी किताबें उन्होंने पढ़ी और फिर वो इस विचार पर पहुँचे। तो आपको ये पहला चैप्टर बताएगा कि भगत सिंह एक इंसान के तौर पर किस तरीके से सोचते थे, और वो जब सोचते थे, तो वो उस चीज़ के बारे में कितना पढ़ते थे, उस चीज़ को की कितनी डेप्थ में जाते थे कोई भी धारणा बना लेने से पहले। भगत सिंह इस चैप्टर में ये भी ज़िक्र करते हैं कि वो हमेशा से पढ़ाई को लेकर के इतने सीरियस नहीं थे। वो अपने कॉलेज के दिनों में इतने सीरियस नहीं थे। वो सीरियस हुए जब उन्हें पता चला कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते बिना पढ़े। उनसे अगर कोई आर्ग्यूमेंट करी जाती है, या फिर उन्हें कभी किसी को डिफेंड करना है, तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा। उन्हें नॉलेज चाहिए, जो आजकल हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं। हम लोगों को लगता है कि बिना चीज़ों को पढ़े, जैसे कि आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है इंडिया में। हम लोग सब लोग ज्ञान ले लेना चाहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, हर चीज़ के बारे में। हम लोग खुद से नहीं रिसर्च करना चाहते, खुद से नहीं पढ़ना चाहते। बल्कि आज गूगल के ज़माने में सब कुछ, सारा ज्ञान लेना कहीं से भी कितना आसान हो गया है। बट फिर भी हम वो पढ़ाई नहीं करना चाहते। बट भगत सिंह उस ज़माने में भी तथ्यों पर यकीन करते थे। उनका यही कहना था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं, या फिर किसी की बात का जवाब तभी आप दे सकते हैं सही तरीके से। और अगर आपको एक आंदोलन भी छेड़ना है, तो भी आपको उसके लिए एक वजह तो चाहिए ना। वो सही वजह आप कब ढूँढ पाएँगे? क्योंकि अगर आपके पास में सही वजह नहीं होगी, तो आप उस आंदोलन को बहुत दूर तक लेकर के नहीं जा सकते। वो सही वजह भी आपको पढ़ने से ही मिलेगी। आप जब सही पढ़ाई करेंगे, आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको एक जड़ मिलेगी, और वो जड़ इतनी मज़बूत होनी चाहिए कि वो आपको एक लॉन्जेविटी प्रोवाइड कर सके। और भगत सिंह कैसे इतनी लॉन्जेविटी प्राप्त कर पाए, और कैसे वो 23 साल की उम्र में मौत पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, ये आपको पता चलेगा इस किताब को पढ़ने के बाद में, कि आखिर भगत सिंह की जड़ें इतनी मजबूत क्यों थी। तो पहला चैप्टर इसी बारे में है। इसमें एक बड़ा खास चैप्टर है, जब भगत सिंह के पिता उनको लेटर लिखते हैं, जो कि दूसरा चैप्टर है, जो कि कहता है आई वुड नॉट डिफेंड माई सेल्फ। भगत सिंह के पिता, वैसे मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह के पिता और माता दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रोविंस में ही हुआ था, और उन्होंने पढ़ाई लाहौर में करी थी अपनी ग्रेजुएशन की। तो जाहिर सी बात है कि अगर परिवार में आपके दो स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो कुछ गुण तो उनमें भी आने ही थे। बट इतने आएंगे और इस तरीके से आएंगे कि वो अपने माता पिता से भी कई सौ कदम आगे चले जाएंगे, ये किसी ने शायद नहीं सोचा होगा उस समय पर। तो उनके पिताजी उनको एक खत लिखते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो कई सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, तो तुम अपने आप को बचाते क्यों नहीं हो? कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने तुम जाकर के अपनी बात रखो, अपने आप को डिफेंड करो। और वो अंग्रेज़ी कमेटी के साथ में भी उनके पिता एक लेटर लिखते हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है, और आप कृपया उसकी सज़ा थोड़ी कम करें, या फिर उसको अपने आप को डिफेंड करने का एक मौका दें। भगत सिंह बदले में अपने पिता को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपने आप को डिफेंड करने वाला हूँ? को अंदाजा है आपने क्या किया है? जिस अदालत, जिस सरकार को हम ठोकर मार रहे हैं, उसी सरकार के सामने आप घुटने टेक कर मेरे लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। मैं जानता हूं बाबूजी, आप मेरे तरीकों से सहमत नहीं हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह मेरी लड़ाई में दखल दे। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने आप को बचाऊँगा? मैं और लोगों से ये कहता हूँ कि उन्हें अपने आप को कभी नहीं बचाना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे, उन्हें वो इल्ज़ाम मान लेने चाहिए, और हर सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी अपने आप को डिफेंड ना करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को डिफेंड करने जाएँगे, तो आप कमज़ोर नज़र आएँगे, और लोगों को ये बात कभी पता नहीं चलेगी कि आप जब एक क्रांति लेकर के आ रहे होते हैं ना, तब आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो, और जितना अंग्रेज़ सरकार आपको कड़ी से कड़ी सज़ा देगी, उतना ही लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। लेकिन अगर आप डिफेंड करेंगे अपने आप को, तो हो सकता है आपकी सज़ा कम हो जाएगी, लेकिन फिर आप एक कम्युनिटी में वो आग नहीं लेकर के आ पाएँगे। वो लोगों में वो गुस्सा नहीं लेकर के आ पाएँगे। लोगों में वो जो बेड़ियाँ तोड़ने की जो हिम्मत होती है ना, वो आप पैदा नहीं कर पाएँगे। तो भगत सिंह ने बोला कि मैं अपने आप को किसी भी शर्त में डिफेंड नहीं करने वाला। किसी भी हालत में अपने आप को डिफेंड नहीं करूँगा, और मेरे साथ में जो हो रहा है वो ठीक है, वो अच्छा है।
और अगर आप आचार्य प्रशांत को सुनते ही हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि भगत सिंह को कई मौके मिले थे अपनी फांसी की सज़ा टालने के लिए। अंग्रेज़ों ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी थी कि अगर वो शर्तें मान लेते तो उनकी फांसी उन्हें शायद ना मिलती या फिर उनकी सज़ा भी थोड़ी कम हो जाती। मगर भगत सिंह ने नहीं चुना ये सब। भगत सिंह ने कहा कि मेरी मौत ही इस देश में वो आग लगा सकती है, क्योंकि इस समय मैं इस देश का नायक बन चुका हूँ। इस वक़्त इस देश में मुझे लोग एक नायक की तरह देखते हैं, और अगर आज वो मुझे फांसी देंगे तो वो इस देश के नायक को फांसी देंगे। और अगर इस देश के नायक को फांसी होगी तभी लोगों के दिलों में वो रोष आएगा, वो हिम्मत आएगी अपनी बेड़ियां तोड़ने की और आज़ाद होने की। 23 साल की उम्र में एक बच्चा ये इतना सोच सके और इस निर्णय पर पहुंच सके, ये अपने आप में आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। किताब में आप थोड़ी आगे चलेंगे तो एक बड़ा फेमस चैप्टर इस किताब में आता है, जब उनके दोस्त सुखदेव उन्हें एक लेटर लिखते हैं, चैप्टर नंबर 9, व्हेन सुखदेव थॉट ऑफ सुसाइड। तो इस चैप्टर में उनके दोस्त उनसे कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ों ने मुझे मौत की सज़ा की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, मतलब आजीवन कारावास दे दिया, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो भगत सिंह उन्हें किस तरीके से समझाते हैं कि तुम ही थे वो जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थे सुसाइड के। तुम मुझसे कहा करते थे कि ये तो बिल्कुल एक कायरतापूर्ण कार्य है जो लोग करते हैं। ये लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज तुम भी वैसी ही बातें कर रहे हो। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि भगत सिंह कितने दूर दराज सोचते भी थे। और आप ये भी समझेंगे कि क्या लोग थे वो। मतलब आप जानते हैं वो सुसाइड करने के लिए कह क्यों रहे हैं, कि उन्हें अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई और उन्हें फांसी नहीं दी गई तो वो सुसाइड कर लेंगे। मतलब उन्हें फांसी की सजा ही चाहिए थी, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं चाहिए थी, क्योंकि फांसी की सजा ही वो देश में वो आग लगा सकती थी। वही भगत सिंह वाला एटीट्यूड था सुखदेव के अंदर भी। वो कहते हैं ना, जैसा आपके दोस्त होते हैं वैसे ही आप खुद भी होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से। फिर हमें यहाँ पे एक द रेड पैम्फलेट करके एक चैप्टर मिलता है, चैप्टर नंबर 4, जो कि वही पैम्फलेट था जो भगत सिंह ने जब असेंबली में बॉम्ब फोड़े थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये पैम्फलेट फैलाए थे ताकि प्रचार हो सके, वो जो बातें सरकार के सामने रखना चाहते थे। और बहुत सारे चैप्टर्स आपको इस चीज़ में मिलेंगे देखने के लिए। डोंट हैंग अस, शूट अस, चैप्टर नंबर 18 में जो भगत सिंह कहते हैं कि आप हमें फांसी भी मत दीजिए, आप हमें सीधा गोली मार दीजिए, क्योंकि आप हमें गोली मारेंगे ना तो वो और भी ज़्यादा हमारी निर्मम हत्या होगी। और जब इस राष्ट्र के नायक को वो निर्मम हत्या मिलेगी तब लोगों में और ज़्यादा आक्रोश होगा। और मैं जितनी भी आग मैंने जो इस समय लगाई है देश के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति, इस देश के अंदर आज़ादी के लिए मैंने जो जोश पैदा कर दिया है वो जोश और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में, अब चूँकि मैं सारे चैप्टर्स नहीं कवर करना चाहता क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा सिर्फ़ एक माध्यम ये है कि मैं एक बुक का इंट्रोडक्शन आपके सामने कर सकूँ, एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन आपके सामने कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि जीवन में पढ़ना कितना ज़रूरी है और उस बुक का एक क्रक्स आपको दे सकूँ। तो जब आप ये चीज़ देखते हैं कि एक बच्चा बार-बार वो मैच्योरिटी की जो साइन्स हैं वो दे रहा है, वो बता रहा है कि वो अपनी उम्र से कितना आगे है। वो देश का भविष्य कितनी आगे तक देख सकता है और अपने आप को कितनी पीछे रखता है आज़ादी से। एक बड़ी फेमस लाइन है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, जब भगत सिंह के जो माता-पिता होते हैं वो उनकी शादी करना चाहते हैं, तो भगत सिंह अपने माता-पिता से कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। उनके माता-पिता पूछते हैं कि किससे? तो वो कहते हैं आज़ादी से। आज़ादी ही मेरी दुल्हन है और मेरी शादी हो चुकी है। आप आज अगर किसी बच्चे से पूछेंगे जो कि भगत सिंह की उम्र का हो, 22 साल का, 21 साल का, 23 साल का, तो वो कुछ अपने सपने बताएगा, एम्बिशंस बताएगा कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। वो ज़िंदगी में इतने पैसे कमाना चाहता है। आप शादी के बारे में पूछेंगे, बोलेगा कि हाँ, उसे करनी है, उसे अपनी वाइफ़ में ये क्वालिटीज़ चाहिए वगैरह-वगैरह। वो आपको काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन देगा एक। मगर यहाँ पे आप भगत सिंह का एटीट्यूड देखिए, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं था कि वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो एक ग जैसे कि मैंने बोला भी कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद स्वतंत्रता सेनानी इतने पढ़े-लिखे नहीं होते थे, उनके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं होंगी, तो वो देश के काम में जुड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं था। आप सबने सुभाष चंद्र बोस को का नाम सुना है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने टाइम पे आईसीएस क्लियर किया था, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे हम आज आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उन्होंने उसका पेपर अंग्रेजी भाषा में दिया उस ज़माने में। उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन पूरी करी और उन्होंने वो पेपर भी जा करके लंदन में दिया था। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उसका एग्ज़ाम भी आपको जा करके वहीं देना होता था। वो उन्होंने सारा पैसा खर्च करा होगा, उन्होंने सारी पढ़ाई करी होगी, वहाँ जाके वो एग्ज़ाम दिया होगा, उनसे जानबूझ करके कठिन सवाल किए गए होंगे, उन्होंने फिर भी ये परीक्षा उत्तीर्ण की। और आप जानते हैं, वो आईसीएस ऑफिसर नहीं बने। उन्होंने अपना रेज़िग्नेशन लेटर दे दिया कि मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ अंग्रेज़ सरकार को ये दिखाना चाहता था कि एक भारतीय भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना स्वतंत्रता सेनानी बनना। भारत की आज़ादी का सपना देखा उन्होंने। आज आप सोच सकते हैं कि कोई बच्चा हो जो कि यूएस में सिलिकॉन वैली में जाकर के सेटल हो गया हो, करोड़ों का पैकेज कमा रहा हो
और वापस आ जाए भारत। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी, स्वदेश, इसमें शाहरुख खान नासा में साइंटिस्ट होता है। मोहन भार्गव का कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने उस मूवी में, और क्या शानदार पिक्चर है। मगर वो जब इंडिया वापस लौट करके आते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो फिर वो यहीं पर रहने लगते हैं। वैसे लोग नहीं मिलते आज इतनी आसानी से, वैसे लोग नहीं मिलते आज हम लोगों को। और उन लोगों की कमी क्यों हो गई है? क्यों? क्योंकि हम लोग भूल गए हैं भगत सिंह जैसे लोगों को। हम लोग भूल गए हमारा इतिहास क्या है। हम लोगों से फालतू बात आप करवा लीजिए, हम जितनी कर सकते हैं कि हमारा इतिहास ये था, वो था, वो था, वो था, और आज हम कहाँ पर हैं? आप जिस भी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, वो हमारे इतिहास की तारीफ़ थी। क्या हमने कुछ भी सीखा अपने इतिहास से? क्या हम आगे क्या करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम प्रेज़ेंट में क्या करने कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो इतिहास में हो चुका वो तो हो चुका ना। तो यही था मेरा इस किताब के बारे में हम लोगों का पहला रिव्यू, और इसी के साथ मैं अंत करूँगा इस रिव्यू का। आप पढ़िएगा ज़रूर ये किताब। और ये जिस पब्लिकेशन की किताब है वो है स्र पब्लिकेशन, शायद हाँ, सृष्टि पब्लिकेशन। ओके, तो ये एडिशन मुझे अच्छा लगा। आप लोग चाहें तो ये आसानी से ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता है। हम लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर के इस किताब को खरीद सकते हैं। उससे हम लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और काफ़ी सारे हम अपने इंस्टाग्राम का और अपने पिंटरेस्ट का या फिर अपने ट्विटर हैंडल का सबका लिंक नीचे दे देंगे आप लोगों को, तो आप लोग जाकर के हम लोग को फॉलो करें। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर लगातार अपडेट्स देना पॉसिबल नहीं होता है, वो आप लोग भी जानते हैं कि ट्विटर पर या फिर खासकर इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स दे सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम लोगों को कमेंट्स दें और हम लोगों को बताएँ कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब एक कम्युनिटी कैसे बिल्ड होती है, जब उसमें सब लोग अपने इनपुट्स देते हैं। कोई बताता है आपको कि आपने क्या चीज़ सही करी, क्या चीज़ आपने गलत करी, क्या चीज़ आप सही कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के जो भी विचार हों, आप उन लोगों से बात करना चाहें, आप उनको बताना चाहें कि आप किस तरीके से अपने काम को सही करें, या फिर आप कुछ इस किताब का रिव्यू कर सकते हैं क्या हमारे हम लोगों के लिए। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम वो किताब पढ़ें और उसका रिव्यू आपको दें। या फिर हम अपनी तरफ से कोई किताब हो या फिर कोई अपडेट हो आप लोगों के साथ में शेयर करें, आप लोगों के साथ में पोल डालें और आप लोग हम लोगों को बताएँ कि आप लोग चाहते हैं कि वो चीज़ हम चैनल पर करें या ना करें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, और हम आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ते ज़रूर हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई करें, और उसको जितना हम डिटेल्ड आंसर दे सकते हैं, जितना सैटिस्फाई कर सकते हैं आप लोगों को उस आंसर के साथ में, हम वो आंसर लिखने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा इसमें, हम लोगों का पहला इंट्रोडक्शन था। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले ज़्यादा कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, और क्योंकि मैं आप लोगों से जितना ही बोल रहा हूँ, ये एक इम्प्रॉम्प्टू में ही मैंने बोला है। मैंने कोई भी इसके बारे में तैयारी नहीं करी थी पहले, और मेरी भी पहली वीडियो थी ये, तो कुछ भी अगर मैंने गलती करी हो तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि क्या गलती हम लोगों ने करी या फिर जो चीज़ हम लोगों ने अच्छी करी। और थैंक यू एवरीवन। तो मिलते रहेंगे फिर हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए आप लोग, और हम वेट करेंगे आप लोगों के कमेंट्स का। सो सी यू अंटिल देन, बाय बाय।